गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। और पादप जगत में भी हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन जो है किस प्रकार से होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, परासरण होता है, विसरण होता है, जल का परिवहन होता है, वो किस प्रकार से होता है। और इसी में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पादपों के परिवहन से ही रिलेटेड यानी प्रकाश संश्लेषण। कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार से होता है, ये भी एक प्रकार का परिवहन ही है। तो इसलिए दोस्तों ये इस टॉपिक को मैंने पादपों में परिवहन में ना कराकर दोस्तों अलग से कराने की कोशिश की है, ताकि एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकूं और अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें या अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। इसे हम स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है कहते किसे हैं, किन चीज़ों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है वो हम समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें प्राप्त होती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो कौन सी दो चीज़ें हैं, और यानी प्रकाश संश्लेषण जो है उसे कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वपोषी पादपों द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए ग्लूकोज के रूप में भोजन और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। यानी मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण है इसके द्वारा पादपों को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पादपों को प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों जो ये ऑक्सीजन है जो पादपों को प्राप्त होती है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की। तो देखिए दोस्तों 1770 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की। और खोज के बाद पादपों की वृद्धि में ऑक्सीजन का जो है योगदान के बारे में उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन का योगदान जो है किस प्रकार से पादपों की वृद्धि में जो है ऑक्सीजन का योगदान है उसके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि पादप वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उसे वो रीस्टोर करते हैं, यानी दोस्तों अपने आप में एक प्रकार से उसका भंडारण करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों जैन इंजन हाउस एक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों पादपों की वृद्धि में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया था कि सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं, उनका कितना महत्व है पादपों की वृद्धि में। और जैन इंजन हाउस के बाद आते हैं दोस्तों आपके 1854 में जूलियन बोनसेक, और इन्होंने बताया कि पादपों में वृद्धि के साथ ग्लूकोज बनता है जो बाद में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी दोस्तों पादपों में जो स्टार्च होता है वो एक प्रकार का ग्लूकोज ही है जो कि स्टोर होने के बाद में स्टार्च का रूप ले लेता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं। तो देखिए दोस्तों फिर आते हैं एक एंगलमान नाम के वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम हरित शैवाल जो कि क्लेडोफोरा नाम का एक हरित शैवाल होता है उसमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाला कौन सा शैवाल है, कौन सा जीव है दोस्तों, क्लेडोफोरा एक शैवाल होता है जिसने दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया था। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों बोन नील, और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश पर निर्भर करती है। और इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण एवं CO2 का अपचयन होता है। और प्रकाश संश्लेषण
के ऊष्माशोषी एवं ऊर्जा का उपयोग करने वाली अभिक्रिया कहलाती है क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। यानी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों एक प्रकार की ऊष्माशोषी और ऊर्जा का उपयोग करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपको याद रखना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है दोस्तों? जल से। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2022, 18 और ALP 2018 में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। और ये अभी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था आपका, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य का प्रकाश, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है दोस्तों, और 2 O2 होते हैं, 12 ऑक्सीजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, जो 12 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है, यानी सूर्य का प्रकाश प्लस पर्णहरित, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस C6O2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितनी संख्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों ये C6 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी हुई? 6। H12 है तो कार्बन की संख्या 12। तो इस प्रकार से पूरे फॉर्मूले का पूछा जाता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं कि मोनेरा जगत में नील हरित शैवाल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया व हरित सल्फर बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वहीं दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में डायटम्स यानी दोस्तों क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट्स एवं यूग्लिनोइड जीव भी एक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं। वहीं अमरवेल को छोड़कर सभी पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी दोस्तों अमरवेल कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जंतु एवं कवकों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जैव संश्लेषण या कार्बन स्थिरीकरण कहते हैं, यानी दोस्तों बायोसिंथेसिस हम कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में पाई जाने वाली मीजोफिल कोशिका या पर्णमध्योतक कोशिकाओं में होती है, जिनमें हरित लवक अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले व लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है और हरे प्रकाश में सबसे कम होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। और यहाँ तक दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण जो वर्णक होते हैं जैसे कि नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो भी होता है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये NCERT के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्लोरोफिल जो कि नीला हरा होता है, एक जैंथोफिल जो कि दोस्तों पीला होता है, एक कैरोटेनॉइड जो कि पीला, नारंगी, लाल के कलर में होता है। और ये सभी वसा में विलय होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी जितने प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो सारे के सारे दोस्तों वसा में विलय होते हैं। आगे आपको याद रखना है कि नील हरित शैवाल में क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोबिलिन होते हैं जो जल में विलय होते हैं। नील हरित शैवाल जो होता है उसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, और क्लोरोफिल ए के साथ में क्या होता है दोस्तों? फाइकोबिलिन होते हैं जो कि जल में विलय होते हैं। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ABCDEF अनेक प्रकार का होता है, जिसमें दोस्तों क्लोरोफिल ए सार्वभौमिक प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि पादपों में प्रकाश के अवशोषण के लिए 2 प्रकार के वर्णक तंत्र पाया जाता है, जो कि वर्णकों का समूह होता है, जिसमें फर्स्ट है दोस्तों PS1, इसमें शीर्ष
700 नैनो तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। किसके द्वारा? PS1 के द्वारा और PS सेकंड के द्वारा दोस्तों। ये फोटोसिंथेसिस है दोस्तों, PS का मतलब है फोटोसिंथेसिस। और सेकंड में दोस्तों इसमें जो है 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में। यानी कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों पादपों में कंप्लीट होता है, उन्हें हम इसमें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहली तो है प्रकाशिक अभिक्रिया यानी दोस्तों लाइट रिएक्शन, और एक होती है दोस्तों अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इसे हिल अभिक्रिया या प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके कुछ स्टेप होते हैं, आपको याद रखने हैं कि जिसमें पहला होता है दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण PS1 या PS सेकंड वर्णक तंत्र द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जल का मैग्नीज व क्लोरीन द्वारा प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का निर्माण होना। वहीं तीसरा है दोस्तों ATP एवं NADPH2 का निर्माण होना। और NADPH2 जो है दोस्तों हाइड्रोजन दाता का कार्य करती है। वहीं दोस्तों अगर अभी हम आगे चलते हैं, पहले प्रकाशिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है कि प्रारंभ में ADP का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों फॉस्फोरिलेशन कहते हैं या प्रकाशिकीय फॉस्फोरिलीकरण जो है हम कहते हैं, जिसके द्वारा फॉस्फेट जोड़कर ATP में बदल दिया जाता है। और यह अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, ये थाइलेकॉइड यानी दोस्तों ग्रेना में संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में यानी दोस्तों थैलेकॉइड में। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि तो ब्लैकमैन साहब ने इसके बारे में बताया था। इसे CO2 अभिक्रिया स्थिरीकरण भी कहते हैं, इसे जैव संश्लेषण भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर करती है। और इसमें दोस्तों CO2 से ATP एवं NADPH2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। और वहीं अगर हम आगे देखें तो आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? स्ट्रोमा में। यानी दोस्तों प्रकाशिक अभिक्रिया तो होती है ग्रेना यानी दोस्तों थैलेकॉइड में संपन्न होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है दोस्तों ये स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डार्क रिएक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डार्क रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो C3 पादप, एक C4 पादप और एक होते हैं कैम पादप। तो देखिए दोस्तों, डार्क रिएक्शन यानी रात्रि के समय जो कुछ पादप होते हैं, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्र में जो पादप पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दिन के समय गर्मी तेज होती है। अगर दिन के समय वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे या रिएक्शन करेंगे कोई भी, तो क्या होगा दोस्तों, उनसे जितना भी उनके अंदर जल है, जो नमी है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सोख ली जाएगी और जल जो है ऊष्मा के द्वारा बाहर निकल जाएगा और पेड़ जो है दोस्तों, पादप जो है वो मुरझा जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो दोस्तों क्या करते हैं, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो है कार्य करते हैं। ठीक है। और रात्रि के समय में ही उनके रंध्र जो है खुलते हैं और दिन के समय बंद होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसे 3 पार्टों में बांटा गया है, C3 पादप, C4 पादप और कैम पादप। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे C3 पादप के बारे में। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि के समय, जो रिएक्शन होती है यानी डार्क रिएक्शन जो होती है, वो केल्विन चक्र के द्वारा होती है और यह सभी पादपों में होता है। लगभग 85% पादपों में अकेला केल्विन चक्र पाया जाता है। और C3 और C4 जो है दोस्तों, ये पादप जो है शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और C3 और कैम पादप जो है दोस्तों, कैम चक्र जो है, C3 व कैम चक्र जो है, ये अति शुष्क क्षेत्र के पादपों में पाया जाता है।
तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं C3 यानी साइकिल जो है यानी केल्विन चक्र जो है ये होता क्या है, किसने इसके बारे में समझाया, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे केल्विन बेंसन चक्र भी हम कहते हैं। क्या दोस्तों, केल्विन बेंसन चक्र से हम कहते हैं। और यह 6 चरणों में संपन्न होता है। यह पत्तियों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में संपन्न होता है। C3 जो साइकिल है यानी केल्विन चक्र जो है ये दोस्तों कहाँ पर संपन्न होता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इस चक्र में प्रथम स्थायी पादप जो है 3 कार्बन वाला यौगिक PGA या दोस्तों फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसका ये निर्माण करता है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि CO2 ग्राही का कार्य RUBP यानी दोस्तों राइबोलोज जिसे हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ये दोस्तों राइबोलोज 1-5 बिग फॉस्फेट यानी RUBP इसे हम बोल सकते हैं, नाम का यौगिक जो है कार्य करता है, जो कि रूबिस्को एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है। और रूबिस्को की ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। और इसकी खोज दोस्तों केल्विन बेंसन ने क्लोरेला व सैंडेसमस नाम के पादप में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे हम देखते हैं दोस्तों C4 यानी हैच या स्लैग चक्र इसे हम कहते हैं, स्लैग चक्र। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह उच्च ताप व शुष्क क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और इस चक्र में पहला स्थायी उत्पाद जो है 4 कार्बन वाला यौगिक OAA यानी दोस्तों ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल जो है वो होता है। और इन पादपों में विशेष एनाटोमी पाई जाती है, जैसे दोस्तों क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके संवहन पूलों के मध्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं पूलाच्छद कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम दोस्तों बंडल शीट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है कि इन पादपों में मुख्य पथ केल्विन चक्र ही है, जो कि पूलाच्छद कोशिकाओं में होता है। यानी जो C4 या हैच या दोस्तों स्लैग चक्र जो है, इसमें जो है आपका दोस्तों केल्विन चक्र जो है कहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों, पूलाच्छद कोशिकाओं में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों C4 चक्र, इनमें पेपकैज जो है एंजाइम की उपस्थिति में मीजोफिल कोशिकाओं में होता है C4 चक्र। और C4 चक्र में ज्वार, मक्का, गन्ना, घास आदि ये शामिल होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैम पादपों की यानी कैम चक्र की। तो कैम चक्र जो है दोस्तों कैसुलेसी फैमिली के पादपों में पाया जाता है, जैसे कि नागफनी, अगे, ब्रायोफिल्लम, कैक्टस आदि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका C4 चक्र था। और दोस्तों देखिए, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ये साइकिल जो है यानी ये चक्र जो है आपको अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह सारी चीज़ों को याद करना है, जब तक कि आपको एक एक पॉइंट याद ना हो जाए। और वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैम पादपों के बारे में हम आगे पढ़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, कैम पादपों के रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात्रि के समय खुलते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी अति शुष्क क्षेत्र में पादप पाए जाते हैं उन सभी में दोस्तों कैम चक्र पाया जाता है। तो इनमें भी मुख्य रूप से C3 चक्र ही होता है। और कैम जो का फुल फॉर्म है दोस्तों क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश श्वसन के बारे में, यानी फोटो रेस्पिरेशन, या इसे दोस्तों हम C2 चक्र भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में बने हुए ग्लूकोज का बिना ऊर्जा दिए अपघटन हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश श्वसन। और यह एक दोस्तों नष्टकारी प्रक्रिया है। और इसके बारे में दोस्तों क्रोटको नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1963 में इसके बारे में बताया था। किसके बारे में दोस्तों, श्वसन के बारे में, प्रकाश श्वसन के बारे में।
अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने पर रोबिश को कार्बोक्सिलेज के स्थान पर दोस्तों ऑक्सीनेज में जो है ये बदल जाता है और एवं 3 कार्बन के स्थान पर 2 कार्बन वाला उत्पाद बन जाता है। और यह दोस्तों हरित लवक पैरोक्सिसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? हरित लवक में, पैरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी दोस्तों प्रकाश श्वसन का ये क्रम आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C3 के बाद आता है दोस्तों C4 के बाद आता है दोस्तों कैम चक्र। तो ये आज का आपका टॉपिक था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो थी, जितने भी चक्र थे, कि किन किन चक्रों से जो है प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में जो है श्वसन की क्रिया होती है, उसी प्रकार से इनके भी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और किस प्रकार से ये अपना चक्र कंप्लीट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करते हैं, ये वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण, ये हमारा समाप्त होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।